Hello everyone, this is Komal, your assist educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर 6 है, इसका माइंड मैप करेंगे। चैप्टर 6 कौन सा है हमारा? ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। पहले तो ये पता होना चाहिए ट्रॉपिकल रीजन कहां मिलेगा, और ये पता होना चाहिए सब ट्रॉपिकल रीजन कहां पे मिलेगा। ठीक है, तो चलो वो तो हम देखेंगे। इस चैप्टर का माइंड मैप करेंगे। दैट मीन्स हम इस यहाँ पे दो जगहों के बारे में स्पेशली पढ़ने वाले हैं, अमेजन बेसिन, अमेजन रेन फॉरेस्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। वहां पे लाइफ कैसी होती है, ऑक्यूपेशन क्या होता है, लोग क्या काम करते हैं, क्लाइमेट कैसा होता है, क्या खाते पीते हैं। सेम विथ अमेजन फॉरेस्ट, वहां भी यही देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जानेंगे कि सब ट्रॉपिकल रीजन और ट्रॉपिकल रीजन में जिंदगियां होती कैसी हैं। ओके, अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल रीजन कहां लाई करता है, मतलब कहां मिलेगा, तो ड्रॉ करना पड़ेगा भाई। और ड्रॉ करने से पहले आप लाइक कर दो, पहले आप लाइक शेयर कर दो, जब तक मैं ड्रॉ कर लेती हूं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन। क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये ड्रॉ करना तो आपको पता ही है, सबसे जरूरी, इसके बिना काम नहीं चलता। ठीक है, ये इक्वेटर की लाइन, ये भी ड्रॉ करना जरूरी है। अब आपने क्या, आप यहां पढ़ रहे हो, आपको क्या चीज दिख रही है? 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ। इक्वेटर क्या करता है, हमारे अर्थ को दो पार्ट्स में इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, है ना। अब इक्वेटर ऐसे आप देखने जाओगे तो रियल में आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये इमेजिनरी लाइन्स है, दैट यू ऑल ऑलरेडी नो, आपको पता है। यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्थ पोल, हम यहाँ पे बोलते हैं नॉर्थ। यहाँ पे हो जाएगा हमारा साउथ। ओके, क्या चीजें बोल दी हमें? अब आपको मैंने बता दिया, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे, तो यानी जब यहाँ पे आ रहा है 10 डिग्री नॉर्थ, तो ये अगर इक्वेटर का कैलकुलेशन देखें तो इक्वेटर का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? 0 डिग्री। क्या बोलते हैं इक्वेटर को? 0 डिग्री बोलते हैं ना। तो इक्वेटर को 0 डिग्री बोल रहे हैं, यानी इक्वेटर से ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, ऐसे करते करते बढ़ेगा तो 10 तक ले जाना है। ऐसे ही साउथ की तरफ ले जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक, है ना। तो ये वाला हमारा कौन सा रीजन हो जाएगा? ट्रॉपिकल रीजन। तो ड्रॉ कर लेते हैं भाई फटाफट से। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10 डिग्री नॉर्थ, ये है 10 डिग्री साउथ, है ना। 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ। तो ये वाला इलाका, इसको कौन से कलर से कर दें? ठीक है, तो यही होता है हमारा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन। इसी एरिया की बात की जा रही है, यानी आपको एक क्या दिख रहा है, इसको इक्वेटोरियल रीजन भी कहा जाता है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पे इसके बारे में, ट्रॉपिकल रीजन, जिसको हम इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल रीजन भी कहा जाता है।
आया समझ में? ठीक है, चलो अब इसको रीड करते हैं, अब समझ में आएगा। द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, सो इट्स रेफर टू एज द इक्वेटोरियल रीजन, क्योंकि इक्वेटर के पास है इसीलिए इसे इक्वेटोरियल रीजन भी कहा जाता है। द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू दिस रीजन, इस एरिया से, इस रीजन से कौन सी नदी बहती है? अमेजन रिवर बहती है। अच्छा, ये लार्जेस्ट रिवर है या लॉन्गेस्ट रिवर है? ठीक है, नाइल और अमेजन में कंफ्यूजन होता है कि लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट, तो बताना अमेजन कौन सी है। It flows from the mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east. ये कहाँ से शुरू होती है बहना? नदियां जो है पहाड़ों से आती हैं, है ना, नदियां कहाँ से आती? पहाड़ों से निकलती। तो क्या बोला जा रहा है? ये माउंटेन्स वेस्ट डायरेक्शन से, माउंटेन्स की तरफ से ऐसे आती है और किस तरफ पहुंच जाती है? अटलांटिक ओशन ईस्ट की तरफ ऐसे चली जाती है। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। क्या बोला जा रहा है कि अमेजन है, अमेजन के साथ में उसकी सहायक नदियां भी हैं, यानी क्या है? ट्रिब्यूटरीज भी हैं। ट्रिब्यूटरीज आपको पता है, जब रिवर का क्या है, अलग अलग जो रिवर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जा रही है हमारी अमेजन रिवर, अब ये जो छोटी छोटी नदी है ना, इसमें जाके मिल जाएंगी, इसमें मिल जा रही है, फिर ये एक नदी बन के जा रही है। तो ये जो मिल रही है ना छोटी छोटी नदियां, है ना, रिवर्स, इन्हें क्या बोला जाता है? ट्रिब्यूटरीज, यानी सहायक नदियां। जैसे हमने गंगा का देखा, तो गंगा की क्या हो जाएगी? सोन वगैरह, ये इनकी जो है ट्रिब्यूटरी है। जैसे इंडस की ट्रिब्यूटरी है चेनाब, ब्यास, सतलज, है ना, क्लियर। अब ये जो रिवर है, ये मतलब इसकी ट्रिब्यूटरीज और ये मिलके क्या बनाती है? यहाँ पे बेसिन बनाती है, अमेजन बेसिन, जहां से ये नदियां बहती हैं। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राजील। अब कौन से एरिया से बहते हुए ये नदी जाती है? कौन से एरियाज को टच करते हुए या कवर करते हुए जाती है? तो पोर्शन किसका? ब्राजील का, कुछ हिस्सा पेरू का, बोलिविया का, इक्वेडोर, कोलंबिया और स्मॉल पार्ट ऑफ, कुछ हिस्सा वेनेजुएला का भी ये कवर करता है। ठीक है, आ गया समझ में? किसके बारे में देख रहे हैं? अमेजन बेसिन में लाइफ कैसी एग्जिस्ट करती है उसके बारे में। आगे बढ़े, चलो। A map of Amazon Basin showing the lands and countries it covers. ये मैप है अमेजन बेसिन का जो शो कर रहा है लैंड्स और कंट्रीज जो ये कवर कर रही है। तो आपको क्या अमेजन रिवर दिख रही? कैन यू सी, कैन यू स्पॉट दी अमेजन रिवर? यस यू कैन एंड यस वी कैन। ये दिख रही ना, ब्लू ब्लू ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे बहते हुए, ऐसे निकलते हुए यहाँ से जा रही है। अब इसकी अलग अलग जो है ट्रिब्यूटरीज भी, और कौन से एरिया देखो, इक्वेडोर, ये सारी जगहों का नाम भी लिखा हुआ है, कहाँ से बेसिन कवर कर रहा है। तो प्रॉपर ये जो है ना, ये अभी ब्लैक कलर से बनाती हूँ, रुको, देखो ये सारे एरिया जो ब्लैक मैंने बना दी ना, इतने एरिया क्या कर रही है? कवर कर रही है। अब कौन सी जगहों के हमने नाम देखे थे? तो क्या क्या नाम देखा था हमने? कोलंबिया का भी पार्ट देखा था, तो ये कोलंबिया को कवर कर रही है, हाँ कर रही है। उसके बाद हमने क्या देखा था? कुछ हिस्सा इसका कहाँ जा रहा है? जो है वेनेजुएला में भी को भी कवर कर रहा है, छोटा स्मॉल पार्ट, तो यहाँ से वेनेजुएला को भी कवर कर रहा है, वेनेजुएला है हमारा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? पेरू भी देखा था, है ना, यहाँ पे ब्राजील यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी कवर कर रही है। और क्या क्या चीजें देखी थी हमने? बोलिविया भी देखा था, ठीक है, इक्वेडोर ये भी देखा था। तो ये सारे छोटे छोटी जगहों को मतलब कहीं कहीं ज्यादा और कहीं कहीं कम जो भी है, इसको कवर करते हुए बह रही है। क्या है? पूरा अमेजन बेसिन है। बेसिन मतलब ये और इसकी सहायक नदी है, यहाँ से ये भी जा रही है ना, यहाँ से ये भी बह रही है। क्लियर हो गया? आया समझ में? चलो, क्लाइमेट। अब अमेजन बेसिन में क्लाइमेट कैसा रहता है ना, हम क्योंकि सबके बारे में जान रहे हैं ना, यहाँ पे लाइफ कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, फ्लोरा फौना कैसे हैं, ह्यूमन बींग्स बसते हैं तो क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, कैसे घरों में रहते हैं, क्या खाते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे। The Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by a hot and wet climate throughout the year. अभी मैंने ड्रॉ करके बताया था आपको कि इक्वेटर के पास वाला ही एरिया 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, इसे इक्वेटोरियल रीजन के पास भी कहा जाता है ना, इक्वेटोरियल रीजन भी कहा जाता है।
क्यों? क्योंकि इक्वेटर के पास ही, तो इक्वेटर के पास का इलाका कैसा होते हैं? गर्म होते हैं, क्योंकि सन की रेज वहां पर डायरेक्ट पड़ती है। ऑलरेडी ये जो आप 6th क्लास में अच्छे से पढ़कर आ चुके हो, ठीक है। इज कैरेक्टराइज बाय अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, और पूरे टाइम यहाँ पे क्लाइमेट जो तापमान या कैसे जलवायु कैसे रहता है? गर्म और वेट, है ना, बारिश भी होती रहती है। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड, दिन की बात करें या डे नाइट की बात करें, एक ही तरीके से हॉट भी रहते हैं और ह्यूमिड भी रहते हैं, गर्म भी रहेंगे और उमस भी यहाँ रहेगी। द स्किन फील्स स्टिकी, स्किन कैसी रहेगी? चिपचिपी चिपचिपी रहेगी, क्योंकि उमस होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो चिपचिपाहट रहती है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू विदाउट मच वार्निंग, पूरे दिन लगभग ये यहाँ पे रेनिंग मतलब बारिश होती ही रहती है और ऐसी कुछ वार्निंग भी नहीं रहती, बस रेन होती रहती। द डे टेम्परेचर्स आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी, अगर हम डे की टेम्परेचर की बात करें, दिन के टेम्परेचर की बात करें, तो यहाँ पे क्या रहता है? बहुत ज्यादा उमस होती है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई, अगर नाइट की बात करें तो इस टाइम पे जो टेम्परेचर डाउन चला जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी फिर भी हाई ही रहती है, उमस फिर भी बनी ही रहती है। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो हम क्लाइमेट देख रहे हैं, तो क्लाइमेट कैसा देखने को मिल रहा है? तो आप कॉमन सेंस अगर यूज करोगे कि भाई इक्वेटर के आसपास वाला एरिया है, तो यहाँ पे गर्म और वेट है ना, गीला गीला सा ऐसा क्लाइमेट रहेगा, बारिश होती रहेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे डे और नाइट की, तो वो एक ही इक्वली, मतलब उतनी ही गर्म डे भी होता है, उतना नाइट भी होता है, ह्यूमिडिटी भी वैसी रहती है, स्किन चिपचिपाहट सी हो रहती है, स्टिकी फील करती है। जो रेन से हमेशा ऑलमोस्ट एवरीडे होती है, वो भी बिना किसी वार्निंग के। टेम्परेचर हाई रहता है, जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी रहती है दिन की बात करें, और नाइट में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी उतनी की उतनी बरकरार रहती है। मतलब दिन में टेम्परेचर हाई है, लेकिन नाइट में टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी वैसी की वैसी बनी रहती है। यानी कैसा एरिया है? ह्यूमिड एरिया है, चिपचिपाहट स्टिकी फील होता रहता होगा। क्लियर? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, रेन फॉरेस्ट। अब अमेजन बेसिन तो हमने देखा, रेन फॉरेस्ट के बारे में, अमेजन के जंगल तो फिर फेमस है। The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground. The ground remains dark and damp. Only shade-tolerant vegetation may grow here. है ना? जब आप देखते हो कभी ऊपर, जैसे किसी घने पेड़ के नीचे आप लेटे रहो, है ना, बैठे रहो, तो आपको ऊपर आसमान दिख भी नहीं पाता है ना, बस पेड़ ही पेड़ दिखते हैं, यानी कितना घना जो है पेड़ होगा। तो ऐसे ही हम तो एक पेड़ की बात करें, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट है इतने थिक होते हैं, इतने डेंस यहाँ पे पेड़ होते हैं, मतलब बिल्कुल छत जैसी बन जाती, रूफ जैसी बन जाती, लीव्स के कारण और ब्रांचेस के कारण, है ना। सनलाइट जो है ग्राउंड में पहुंच ही नहीं पाती, मतलब इतने घने घने बढ़िया जंगल होते रहते। देखो बारिश पूरे टाइम होती रहती है, जंगलात भी बढ़िया होते रहते हैं, खूब पेड़ उगे रहेंगे अच्छे मोटे मोटे जो है रूट्स और बिल्कुल लीव्स वाले, और बड़ी ही मुश्किल से यहाँ पे सनलाइट पहुंच पाती है। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क, अब जब सनलाइट नहीं पहुंच पाती तो ग्राउंड कैसा रहता है? डार्क और डैम्प, मतलब रोशनी ही नहीं पहुंच पाती। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर। अब यहाँ पे वही वेजिटेशन, अब आप ये समझो कि पेड़ों को ग्रो करने के लिए कैसी जो है वेजिटेशन चाहिए पड़ेगी, मतलब कैसा चाहिए पड़ेगा, हमें सनलाइट की जरूरत चाहिए पड़ती है अगर हम पेड़ वगैरह चाहते हैं, है ना। तो अब बड़ी ही मुश्किल से ऐसे ही पेड़ उग पाते हैं, अब घास हम वेजिटेशन मतलब बेसिकली हो पाती है जो इतना ज़्यादा शेड मतलब बर्दाश्त कर ले, मतलब जिसको छांव में भी उग जाए, क्योंकि शेडो पड़ती रहती पेड़ों की, सनलाइट पहुंच पाती नहीं है, और पेड़ों को ग्रो करने के लिए सनलाइट तो चाहिए ही पड़ती, तो ऐसे ही वेजिटेशन हो पाती जिसको सनलाइट से इतना जरूरी, सनलाइट की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। ऑर्चिड्स, ब्रोमेलियास ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स। क्या क्या प्लांट पैरासाइट के तौर में ऑर्चिड्स हो गए, ब्रोमेलियास, ये ग्रो होते हैं। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना। भाई फौना है, फौना का मतलब क्या होता है, फ्लोरा का मतलब क्या होता है? फौना का मतलब होता है फौना का मतलब क्या होता है? एनिमल लाइफ ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर रीजन, मतलब उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर रीजन में एनिमल लाइफ कितनी है, कैसी क्या है, वो होता है फौना। फ्लोरा होता है फॉर बर्ड्स, है ना, फॉर प्लांट्स, आई एम सॉरी, बर्ड्स वगैरह तो इसमें फौना में आ जाएंगे, फ्लोरा किस में आते हैं? प्लांट्स ले आते हैं। अब यहाँ पे फौना कैसे मिलेंगे? जैसे बर्ड्स सच एज टोकान्स, हमिंग बर्ड्स, एनिमल्स लाइक मंकीज, स्लोथ एंड ant eating tapirs आर फाउंड हेयर। वेरियस स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स ऑल्सो थ्राइव इन दीज जंगल्स। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे फौना हो गए। क्या क्या मिल रहे? रेप्टाइल्स भी खूब मिल रहे हैं, बर्ड्स भी हैं, है ना, क्लियर हो गया।
Several species of fishes, including the flesh-eating piranha fish, is also found in the river. This basin is thus extraordinarily rich in the variety of life found here. अब यहाँ पे मांस खाने वाली है ना, फ्लैश ईटिंग जो है, ऐसी फ्लैश यानी मांस होता है, खाने वाली मछलियां भी हमें देखने को मिलती है, स्पेशली जिसका नाम क्या लिया है, पिराना फिश, हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? तो और बहुत सी वैरायटी की फिशेस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच डाइवर्सिटी भी हम वैरायटी बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं। क्लियर? कहाँ का देख रहे हैं हम? अमेजन रेन फॉरेस्ट का, फ्लोरा फौना सबके बारे में। आगे बढ़े। पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। अब रेन फॉरेस्ट में लोग रहते होंगे, जी हाँ बिल्कुल रहते हैं। तो क्या चलता है, क्या करते हैं? पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट व्हाइल मैन हंट एंड फिश अलोंग द रिवर्स, वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स। पीपल यहाँ पे क्या करते हैं? अपना फूड ग्रो करते हैं, है ना, मतलब क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं स्मॉल एरियाज में, मतलब पेड़ों को, जैसे अब घने घने जंगल है ना, तो खेती बाड़ी करने के लिए तो आपको खाली प्लॉट चाहिए पड़ता है, खाली एरिया चाहिए पड़ता है, तो पेड़ों को काटना पड़ेगा। तो कुछ जो पेड़ों को कट करके वहां पे छोटे से एरिया में खेती बाड़ी करते हैं। और क्या करते हैं? फिशिंग भी करते हैं, हंटिंग भी करते हैं ना, जानवरों को पकड़ना, उनका मांस वगैरह खाना, ये लेना, डिस्ट्रीब्यूट करना, फिश वगैरह पकड़ना खाने पीने के लिए। तो ये सब ये लोग करते रहते हैं। और वुमेन्स का काम क्या रहता है? औरतें वही जो है खेती बाड़ी करती है, खेती बाड़ी संभालती है। दे मेनली ग्रो tapioca, pineapple and sweet potato. They practice slash and burn agriculture. The staple food is manioc, also known as cassava, that grow under the ground like the potato. अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? ये मेनली क्या ग्रो करते हैं? टेपियोका और पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो। ठीक है, क्या प्रैक्टिस करते? कौन सी एग्रीकल्चर करते? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में आपको पता है, मतलब काटो और जलाओ खेती। देखो, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसे बोलते हैं, और ये उन्हीं एरियाज में हो पाती है जहाँ पे घने घने जंगल हो, मतलब पेड़ अच्छे, वेजिटेशन अच्छी हो, बेसिकली जंगल का भी नहीं बोलेंगे, वेजिटेशन अच्छी हो और खूब बारिश होती हो। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट में तो फिर बड़े बड़े घने घने जंगल है, वेजिटेशन बहुत अच्छा है, बारिश भी बहुत बढ़िया होती रहती है, ऑलमोस्ट होती रहती है पूरे टाइम बिना किसी वार्निंग के। तो ये लोग क्या करते हैं ना, पेड़ों को काट देते हैं। स्लैश एंड बर्न का मीनिंग बता रही हूं, स्लैश करना, पेड़ों को काटना या वेजिटेशन को काट देते, जला देंगे, उनको बर्न कर देंगे, जला देंगे, राख कर देंगे पूरा, और उसी में बीज वगैरह बोएंगे और उगाएंगे, है ना, फसल बोएंगे। फिर ये लोग क्या करते हैं, जब ये प्लॉट ऑफ लैंड थोड़ा सा उसकी मिट्टी फर्टिलिटी लूज कर देती, क्वालिटी खराब हो जाती है उसकी, तो तब तक वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, और इन द मीन वाइल वो वाली जो जमीन है वो रीजनरेट होती रहती, रीगेन होती रहती, मतलब मिट्टी फिर धीरे धीरे अच्छी होती रहती है। उसको टाइम दे देते हैं कि भैया हमने तेरे को बहुत यूज कर लिया है, तेरे पे खूब खेती बाड़ी कर ली है, तू खराब हो गई तो तू ठीक हो जा, जब तक हम दूसरी जगह खेती बाड़ी करते हैं, दूसरे प्लॉट में। क्लियर? तो ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है। द स्टेपल फूड, जो उनका मेन फूड है वो क्या है? मैनियोक, जिसको क्या बोला जाता है? कसावा, जो किसके अंदर ग्रो होता है? जैसे पोटैटो होता है ना, सेम उसी टाइप में। दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स एंड एग्स। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफी, मेज एंड कोकोआ आर ऑल्सो ग्रोन। क्या खाते हैं? क्वीन एंड्स खाते हैं, एग सेक्स खाते हैं, कैश क्रॉप्स लाइक, और कैश क्रॉप्स मतलब कैश क्रॉप्स क्या होती हैं? जिनको बेच के कैश वगैरह, जिनका कमर्शियल पर्पस रहता है, जैसे कॉफी, मेज, कोकोआ, यहाँ उगाया जाता है। सम फैमिलीज लिव इन थैच्ड हाउसेज शेप्ड लाइक बीहाइव्स। कुछ फैमिली किन टाइप के घरों में रहती है? थैच्ड हाउसेज मतलब ऐसे होते हैं ना, बीहाइव जैसे। बीहाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ते को बोलते हैं, है ना, बीहाइव्स। तो ऐसा समझ लो, थोड़ा सा ऐसा रहेगा, छत्ता नीचे को ऐसा रहता है इस तरीके से, तो ऐसे टाइप के घरों में रहते हैं। देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेस कॉल्ड मलोका विद अ स्टीपली स्लैंटिंग रूफ। कुछ टाइप के घर कैसे, जहाँ पे रूफ कैसी, छत कैसी रहती, थोड़ी सी तिरछी, ऐसे तिरछी छतों वाले घरों में भी रहते हैं। क्लियर हो गया? चलो भाई, तो यहाँ लोगों की लाइफ कैसी, पीपल क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, वो सब बताया जा रहा था। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, लोकेशन ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब किसकी लोकेशन देखेंगे हम? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की, यानी सब ट्रॉपिकल रीजन। तो सब ट्रॉपिकल रीजन हमें कहाँ मिलता है? तो पहले तो उसको बनाना पड़ेगा आपके लिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, इक्वेटर भी जरूरी है, आपको पता ही है। अब यहाँ पे एक चीज आप क्या नोटिस कर रहे हो? हर चीज नॉर्थ ही नॉर्थ है। 10 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ। जो अमेजन रेन फॉरेस्ट हम देख रहे थे, बेसिन देख रहे थे, तो वो कहाँ था? ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन यानी इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के नीचे वाला 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, ये है सब ट्रॉपिकल रीजन। ये हमें कहाँ मिल रहा है? ऊपर से बात किसकी की जा रही है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? तो ये तो हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पे, इसको अलग कलर से बनाते, रुक जाओ, इस कलर से कर लेते।
दिमाग देख रहे हो, 10 डिग्री साउथ लिख रही हूँ, वो ट्रॉपिकल रीजन का दिमाग में था, ये वाला इलाका। ठीक है, ये हमारा कौन सा इलाका होता है? सब ट्रॉपिकल रीजन। ये कौन सा एरिया है हमारा? सब ट्रॉपिकल रीजन है। क्लियर? सब ट्रॉपिकल रीजन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ, 0 1 2 3 4 करके 10 तक पहुंचेगा, फिर 30 तक पहुंचेगा, ऐसे करते करते हम 90 डिग्री पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं ना, पता है ना आपको कैलकुलेशन? ठीक है। इंक्लूड्स रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, यानी इस वाले क्षेत्र में, इस पर्टिकुलर वाले एरिया में हमारा आ जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, यानी सब ट्रॉपिकल रीजन। इसमें क्या इंक्लूड होता है, मतलब क्या है रहेगा, कौन सी रिवर बहती है यहाँ पे? गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ, अपनी सहायक नदियों के साथ। ये दिख रही है आपको गंगा रिवर यहाँ पे, यहाँ दिख जाएगी आपको ब्रह्मपुत्र। तो ये वाला जो ऐसे बना हुआ है ना इस कलर से, ऐसे बहते हुए यहाँ से आ रही हैं। ठीक है, तो ये वाला आप एरिया ऐसे समझ जाओ, तो ये है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड द सुंदरबंस डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ द बेसिन। बेसिन की खासियत क्या है? देखो, इस बेसिन में हमें पहाड़ भी मिलते हैं, प्लेन एरिया भी मिलता है ना। देखो क्या बोला जा रहा है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाला एरिया, यहाँ पे माउंटेन भी मिलेंगे, है ना, और हिमालयाज, यहाँ पे हमें डेल्टा भी मिलता है, प्लेन एरिया भी मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिन का मेन फीचर है कि पहाड़ी इलाका भी हो रहा है, प्लेन्स भी मिल रहे हैं, डेल्टा भी है, सुंदरबंस डेल्टा बड़ा ही फेमस। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग है। सही बात है, हर कोई फेवरेबल एनवायरमेंट में रहना चाहेगा, कोई ऐसी जगह तो चाहेगा नहीं रहना जहाँ पे खूब बारिश होती हो, है ना, या खूब ज्यादा ठंड पड़ती हो, या बहुत ज्यादा गर्मी होती हो। वो कैसा चाहेंगे? जहाँ पे उनके अकॉर्डिंग फेवरेबल एनवायरमेंट हो, ऐसी जगह रहेंगे। क्लियर? तो किसके बारे में देख रहे हैं हम? ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। इन्वायरमेंट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, इन्वायरमेंट कैसा रहता है यहाँ का? द मॉनसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर। मॉनसून क्या लेकर आती भाई? बारिश लेकर आती। मॉनसून का तो काम ही वही बोलते हैं, मॉनसून सीजन यानी रेनी सीजन, बारिश का सीजन, है ना। रेन कब से कब तक? मिड जून से लेके मिड सेप्टेम्बर तक बारिश रहती है। द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स कूल। समर कैसा रहता है? गर्मियों का मौसम गर्म रहता है और ठंडियों का मौसम कूल ठंडा ठंडा। द बेसिन एरियाज हैज वेराइड टोपोग्राफी। जो बेसिन का एरिया होता है यहाँ पे बहुत ही वेराइटी की टोपोग्राफी मिलती है हमें देखने को, मतलब हमें प्लेन्स भी मिल रहे हैं, माउंटेन्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, the environment plays a dominant role in the distribution of the population. The mountains areas with steep slopes have inhospitable terrain. environment बहुत ही dominant role यानी important role यहाँ पे play करता है, मतलब environment के according ही लोग यहाँ पे distributed है, रहते हैं। mountain area की बात करें जहाँ पे पहाड़ कैसे भाई? खड़ी खड़ी चोटियाँ, बिल्कुल steep slopes। कुछ पहाड़ थोड़े ऐसे रहेंगे, ऐसे भी होते, और कुछ पहाड़ कैसे होते? ऐसे होते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? इनहॉस्पिटेबल टेरेन, मतलब यहाँ का जो टेरेन है वो इतना अच्छा है नहीं रहने लायक, रग्ड, उबड़ खाबड़, और बिल्कुल इतनी ऊंचाई पे, है ना, पहाड़ी इलाका। द प्लेन एरिया प्रोवाइड्स द मोस्ट सूटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। द सॉइल इज फर्टाइल। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड्स इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो प्लेन एरिया है वो क्या प्रोवाइड करता है? सूटेबल लैंड प्रोवाइड करता है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। सही बात है, मैंने बताया ना कि कोई भी उबड़ खाबड़ जगह, ऐसी वैसी जगह रहना क्यों चाहेगा? कोई भी कैसी जगह रहना चाहेगा? जहां पे प्लेन एरिया हो, ताकि खेती बाड़ी अच्छी हो सके, आप रह सको, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो, टूरिज्म हो, बहुत सी चीजें रहती हैं, है ना। तो ज्यादा करके लोग क्या प्रेफर करते हैं? हम क्या कह सकते हैं, मतलब प्लेन एरिया। देखो प्लेन एरिया में क्या होता है ना, यहाँ का जो लैंड है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का, प्लेन्स वाला, बहुत ही फर्टाइल है, तो एग्रीकल्चर के लिए A1 बहुत ही बढ़िया है। द सॉइल इज फर्टाइल, यहाँ की मिट्टी फर्टाइल। मिट्टी फर्टाइल कब होती है? पढ़ चुके हैं, पहाड़ों से जो नदियां आती हैं, ऊपर से जो नदियां बहकर आती हैं, वो अपने साथ लेकर आती है बिल्कुल सेडिमेंट्स, कैसे? सैंड होगा, सॉइल वगैरह, ये सारी चीजें उनमें रहेगी। क्लियर? ये सारी चीजें वो लेकर आते हैं, है ना।
उसको क्या कर देते, मतलब मिट्टी अच्छी रहती है तो प्लेन पूरा फर्टाइल हो जाता है, खेती बाड़ी के लिए बढ़िया। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। एग्रीकल्चर यहाँ पर क्या रहता है, मेन ऑक्यूपेशन रहता है लोगों का, जहां पे फ्लैट लैंड क्या रहता है, अवेलेबल रहता है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। मैंने बताया ना कि अगर आप फसल उगा रहे हो तो आपको कैसी जमीन चाहिए पड़ेगी, बिल्कुल प्लेन एरिया चाहिए पड़ेगा, प्लेन जमीन चाहिए पड़ेगी। क्लियर हुआ, आया समझ में। कोई पहाड़ों में भी होती है खेती बाड़ी, जैसे हम पहाड़ी, हमें पता है कि कैसी होती है, उत्तराखंड जैसे मैं गई थी गांव अपने, तो टेरेस फार्मिंग, सीढ़ी नुमा खेती जैसे बोला जाता है ना, टेरेस को ऐसे जो स्लोप्स को उसको काटा जाता है ऐसे सीढ़ी के आकार में, और तब जाके उसमें खेती होती है। तो ये कोई इतना आसान नहीं है, टास्क टफ रहता है, बट फिर भी खेती करने वाले करते हैं, लेकिन उतनी नहीं होती जितने प्लेन एरिया में खेती बाड़ी होती, उतना ज्यादा नहीं रहता। क्लियर, तो प्लेन्स को प्रेफर किया जाता है। ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी, लोग काम धंधा क्या करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, सीरियल्स, सीरियल्स कौन से उगा रहे, पैडी, शोरगुम, व्हीट, मेज, ग्राम, मिलेट। कैश क्रॉप्स कौन सी हो जाएगी, टी, शुगर केन, बनाना, सिल्क, जूट। ठीक है, तो ये हमारी कैश क्रॉप्स है, एग्रीकल्चरल सीरियल्स है। आगे बढ़े, वाइल्ड लाइफ मतलब जानवर हमें कौन से यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एलिफेंट्स, डियर, टाइगर, मंकीज, क्रोकोडाइल, वन हॉर्न राइनोसोरस और फिश, ये वाइल्ड लाइफ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। नाउ इंपॉर्टेंट सिटीज कौन सी हो जाएगी, इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, कोलकाता, मतलब ये इंपॉर्टेंट सिटीज यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में हमें देखने को मिलती है। नाउ ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म का भी इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, कैसे क्या है देख लेते हैं। All the four ways of transport are well developed in the Ganga Brahmaputra basin. In the plain area, the roadways and railways transport the people from one place to another. The waterways is an effective means of transport, particularly along the rivers. The plain area also has a large number of airports, are hot and winter cool. The basin area is varied topography. अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि all four जो है फोर वेज है ट्रांसपोर्ट के, कैसे वेल डेवलप्ड है ना, वेल डेवलप्ड है, मतलब यहाँ पे हमें चारों जो है वेज, कैसे वेज मिलेंगे, मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, प्लेन्स, एयरपोर्ट भी मिल जाएगा हमें, रेलवे फैसिलिटी भी हो जाएगी, बस वगैरह फैसिलिटी भी मिल जाएगी, वाटर फैसिलिटी यानी रिवर वगैरह है तो आप वाटर के रूट के थ्रू आना जाना कर सकते हो, यानी चारों तरीके, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज, है ना, यानी एयर के रास्ते जाना हो, यानी एयर प्लेन इसके थ्रू जाना हो, या आपको शिप वगैरह उसके थ्रू जाना हो, वाटरवेज, आपको बस ट्रेन के थ्रू जाना हो, मतलब बस वगैरह के थ्रू जाना हो तो ये आपका रोडवेज हो जाएगा, रेलवेज क्या हो जाएगा, रेल ट्रेन के थ्रू जा रहे हो। ठीक है, तो चारों वेज हमें यहाँ तरीके यहाँ पे मिलते हैं। वाटरवेज क्या इफेक्टिव मीन्स है ट्रांसपोर्ट का, पर्टिकुलरली रिवर्स के अलोंग, रिवर्स के पास, है ना, वाटरवे रहेगा। प्लेन एरिया ऑल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट, प्लेन एरिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे एयरपोर्ट हमें देखने को मिलते हैं। टूरिज्म इज अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन, टूरिज्म भी बहुत होता है, मतलब बढ़िया लोग पहाड़ वहाड़ एरिया में घूमने फिरने आते हैं। ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, इलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना, बुद्धिस्ट स्तूपास इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, मतलब माउंटेन एरिया भी है तो वहां भी घूम रहे हैं। अब यहाँ पे अगर प्लेन्स की बात करें तो ताजमहल लोग देखने आते हैं आगरा में, जो यमुना रिवर के पास है। इलाहाबाद पे क्या देखने आते हैं, जो इलाहाबाद जो रिवर्स जो नदियां रहती हैं वहां पे मिलती है गंगा और यमुना। बुद्धिस्ट स्तूपा है जो उत्तर प्रदेश में और बिहार में, तो ये देखने आते हैं सब। Lucknow with its Imambara, Assam with its Kaziranga and Manas with wildlife sanctuaries, and Arunachal Pradesh with the distinct tribal cultures are some of the places worth of visit. लखनऊ हो गया, यहाँ पे इमामबाड़ा है, आसाम काजीरंग है, मानस यहाँ पे है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे मिलेगा जहाँ पे डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर है, आर सम ऑफ द प्लेसेस वर्थ ऑफ विजिट, ये कुछ जगह है जहाँ पर विजिट करना वर्दी है, हम कह सकते हैं। तो क्लियर हुआ, आ गया समझ में कि नहीं आया। तो ये क्या है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म, मतलब ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है और टूरिज्म के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में, है ना। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ज़्यादा डीपली चीज़ों को और अच्छे समझना है तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आपको चैप्टर अवेलेबल है, वहाँ जाके देख सकते हैं। ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट में देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज है, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।